चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे या उससे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को अर्जेंशियो यानी फ्रांस में हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी 5 मई 1821 ईस्वी को, जब वो 52 वर्ष की आयु में थे। उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था कि वो एक सर्वश्रेष्ठ सेनापति और यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों को जीता था उन्होंने। ये उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद शुरू होता है कि नेपोलियन के विषय में और जानकारी है यहाँ पे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के ऑर्जेंसिया शहर में हुआ था। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट फ्रांस के राजा के दरबार में कोर्सिका द्वीप की तरफ से प्रतिनिधि थे। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहन थे। एक अमीर परिवार में पैदा होने के कारण नेपोलियन बोनापार्ट को बचपन में अच्छी शिक्षा मिली। उन्हें एक सैनिक अफसर बनाने के लिए फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में भेजा गया। ठीक है। उसके बाद आता है कि 1785 ईस्वी में जब नेपोलियन 16 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और वे अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर कोर्सिका आ गए। घर आकर उन्होंने परिवार के कामकाज में को संभालने में मदद की। ठीक है। कोर्सिका में नेपोलियन एक क्रांतिकारी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। कोर्सिका पर फ्रांस के कब्जे विरोध में था। मतलब इस ग्रुप का जो विरोध था वो फ्रांस के उन लोगों के साथ था जो उस जगह को कब्जे किए और फ्रांस के विरोध में थे। फ्रांस की क्रांति नेपोलियन, यह अगला आपका हेडिंग है, फ्रांस की क्रांति। तो नेपोलियन जब कोर्सिका में थे तब फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोगों ने वहां के राजा और उनके शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का उद्देश्य फ्रांस में राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना करना था। इस विद्रोह को फ्रांस की क्रांति कहते हैं। ठीक है। और यह 1789 में शुरू हुआ था और 1799 ईस्वी में खत्म हो गया था। अगला है नेपोलियन को जब फ्रांस के विद्रोह के बारे में पता चलता है तो वो फौरन कोर्सिका में से फ्रांस आ जाते हैं और विद्रोहियों के एक गुट के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी प्रतिभा के कारण जल्द ही उन्हें विद्रोही सेना की एक टुकड़ी का कमांडर बना दिया जाता है। 1793 ईस्वी में इंग्लैंड की सेनाओं ने फ्रांस के टाउलून शहर पर कब्जा जमा रखा था और नेपोलियन को एक सेना टुकड़ी का कमांडर बनाकर यह जिम्मेदारी दी गई कि वे किसी तरह से अंग्रेजों को इस शहर से बाहर निकालें। नेपोलियन ने बड़ी चतुराई के साथ अंग्रेजों को टाउलून के किले से बाहर निकालने का प्लान बनाया और वो उसमें सफल भी हो गए। नेपोलियन की इस सफलता से फ्रांस के बड़े नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। इटली से ऑस्ट्रिया की सेनाओं को निकालना, जब उनको कमांडर जनरल बना दिया गया तो उन्हें एक और जिम्मेदारी मिलती है कि इटली से ऑस्ट्रिया की सेनाओं को निकालने का जिम्मेदारी दिया जाता है। 1796 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को इटली में लड़ रही फ्रांसीसी सेनाओं की कमान सौंपी गई। जब नेपोलियन इटली पहुंचे तो वहां फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया की सेनाओं से बुरी तरह हार रही थी। नेपोलियन ने इटली आकर फ्रांस की सेनाओं को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया और वो ऑस्ट्रिया की सेनाओं को इटली से बाहर खदेड़ने में कामयाब हो गए। इस जीत से नेपोलियन फ्रांस के लोगों की नज़र में हीरो बन जाते हैं। तानाशाह बन यहाँ से शुरू होता है कि नेपोलियन किस तरीके से अपने आप को तानाशाह बनाएगा। 1799 ईस्वी में जब नेपोलियन मिस्र के अभियान पर थे तब उन्हें खबर मिली कि राजधानी पेरिस में राजनीतिक हालात ठीक नहीं है। वहाँ की सरकार, जिसे डायरेक्टर कहा जाता था, धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। नेपोलियन यह खबर सुनते ही पेरिस आ गए। पेरिस आकर नेपोलियन ने अपने सहयोगियों के साथ फ्रांस में एक नई सरकार की स्थापना की और खुद को
उसका मुखिया घोषित किया। अब नेपोलियन एक तरह से फ्रांस के तानाशाह बन चुके थे। फ्रांस के तानाशाह के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट ने संविधान में कई बदलाव किए, जिसमें से सबसे बड़ा था नेपोलियन कोड। इस कोड को मुताबिक अब सरकारी पदवियों पर जन्म और धर्म के आधार की बजाय योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाएगी। कहने का मतलब यहाँ ये था कि इससे पहले जो सरकार थी वो क्या करती थी कि जो जन्म सिद्ध मतलब धर्म और जात देखकर लोगों को क्या करती थी, सरकारी पदवियां देती थी। लेकिन नेपोलियन जब यहाँ के सम्राट बन जाते हैं तो वो इस बदलाव को बदल देते हैं, नियम को बदल देते हैं। और उनका कहना था कि यह एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले सरकारी पदवियों की नियुक्तियां केवल राजा के हाथों में होती थी और वे उन्हीं लोगों को पदवियां देते थे जो उनका समर्थन करते थे। लेकिन नेपोलियन का कहना था कि जो लोग जिस योग्य हैं उन्हें वही कार्य दिया जाएगा, जन्मसिद्ध अधिकार उनका किसी का नहीं होता था। नेपोलियन ने फ्रांस की आर्थिकता को मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने इसके लिए कई सड़कें बनवाई और नया व्यापार शुरू करने पर कई तरह की छूट दी। नेपोलियन बोनापार्ट के समय कैथोलिक चर्च राजा का राज धर्म होता था, परंतु उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने गैर धर्म स्कूलों ठीक से नहीं लिखा है, स्कूलों की स्थापना की जिसे कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था। मतलब उनका कहना था कि हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को पा सके, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो। ये नेपोलियन का कहना था। नेपोलियन के किए गए सुधारों के कारण उनकी ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही थी और 1804 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। राज तिलक के समय उन्होंने पोप को मुकुट पहनाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि खुद ही अपना मुकुट पहन लेते हैं। वो पोप को जो उनका अधिकार होता है पोप का कि राजा को वही मुकुट पहनाते हैं, उनसे वो अधिकार छीन लेते हैं और वो खुद ही अपना मुकुट खुद से पहन लेते हैं। साम्राज्य विस्तार, किस तरीके से नेपोलियन अपना साम्राज्य विस्तार करता है वो। नेपोलियन ने अपने राज्य में शांति बनाए रखी, लेकिन जल्द ही उनका इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस के साथ युद्ध शुरू हो गया। इंग्लैंड से एक लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया पर हमला करने का फैसला लेता है और वह वहां पर रूस और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सेनाओं को हरा देता है। वो इसलिए उन लोगों से लड़ता है क्योंकि वो इंग्लैंड से हार जाता है। इसी गुस्से में वो आकर ऑस्ट्रिया और रूस के साथ लड़ाई करता है। उन दोनों की जो संयुक्त सेनाएं होती हैं उन दोनों को वो क्या करता है, हरा देता है। उसके बाद देखा गया कि 1805 ईस्वी से लेकर 1811 ईस्वी तक नेपोलियन अपने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करता है, जो लगभग पूरे यूरोप में फैल जाता है। 1811 ईस्वी में फ्रांसीसी राज्य अपने शिखर पर पहुंच जाता है। ये एक ऐसा समय था जब ये अपना विस्तार कर रहा था नेपोलियन और एक चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। रूस पर हमला, कहा जाता है कि 1812 ईस्वी में नेपोलियन रूस पर हमला करने का फैसला करता है और यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होता है। नेपोलियन 5.5 लाख सैनिकों की विशाल सेना लेकर रूस की तरफ कूच करता है, लेकिन लंबे रास्ते और भयंकर सर्दी के कारण उसके कई सारे सैनिक रूस पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। एक भयंकर युद्ध के बाद नेपोलियन की सेना रूस को हरा देती है, पर जब वे रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं तब वहां जबरदस्त आग लग चुकी होती है, जिसमें खाने पीने के सारा सामान जल चुका होता है। नेपोलियन की ज़्यादातर सेना भूखमरी की शिकार हो जाती है और वो ऐसी स्थिति में वापस भी नहीं लौट सकते थे, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद नेपोलियन सेना समेत फ्रांस लौट जाता है, लेकिन लंबे रास्ते में थकावट के कारण उसके बहुत सारे सैनिक जो रूस में रहने के दौरान भूखमरी का शिकार हो चुके थे मारे जाते हैं। नेपोलियन की सेना को कितना नुकसान पहुंचता है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे 5.5 लाख सैनिकों के साथ रूस गया था, लेकिन वापसी आता है मात्र 1 लाख सैनिकों के साथ। उसने 4.5 लाख से ज़्यादा सैनिकों के रूस अभियान में मारे जाने का नुकसान
सहा था। वापसी इल्वा पर निर्वासित और वाटरलू का युद्ध। जब नेपोलियन फ्रांस आता है तो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल चुकी होती हैं। उसके विद्रोही देश अपने आप को ताकतवर बना लेते हैं, जिसका मुकाबला नेपोलियन अपनी छोटी सी सेना के साथ नहीं कर पाता और उसे इटली के इल्वा द्वीप पर निर्वासित कर दिया जाता है। निर्वासित का मतलब उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है। नेपोलियन किसी तरह से इल्वा द्वीप से भाग आता है और पेरिस आकर दोबारा सत्ता पर कब्जा कर लेता है, पर इस वक्त उसके पास इतनी सेना नहीं थी जितनी की पहले थी। वो महज 100 दिनों की राज कर पाता है और यूरोप के बाकी देश उसके विरोध अपनी संयुक्त सेनाएं बना लेती हैं और उसे हरा देती है। 18 जून 1815 ईस्वी के दिन ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी अपनी संयुक्त सेना लेकर नेपोलियन पर हमला कर देती है और उसे हरा देती है। इस युद्ध को वाटरलू का युद्ध कहा जाता है क्योंकि यह वाटरलू शहर में लड़ा गया था। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन के आत्मसमर्पण कर देता है। जब देखता है नेपोलियन में वो जीत नहीं पाता है तो वो क्या करता है, वो वहाँ पर जाकर वो आत्मसमर्पण कर देता है। नेपोलियन की मृत्यु। वाटरलू में हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर 1821 ईस्वी में 6 साल कैद करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु कुछ लोगों का यह भी कहना है कि माना जाता है कि नेपोलियन की मृत्यु पेट के कैंसर की वजह से हुई थी, पर कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इंग्लैंड ने उसे धीमा जहर यानी आर्सेनिक देकर मार डाला था। मृत्यु के बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर ही दफना दिया गया, परंतु 1840 ईस्वी में उनके अवशेषों को लाकर फ्रांस में दफना दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़े अन्य रोचक तथ्य हैं। कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का जो कद था वो 5 फुट 6 इंच का था। उन्होंने एक रोमांटिक नावल क्रिसन एट यूनिज भी लिखा था। नेपोलियन ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 1796 ईस्वी में जोसेफिन के साथ किया था और दूसरी शादी 1810 ईस्वी में जोसेफिन से तलाक के बाद मैरी लाउस के साथ किया था। फ्रांस में किसी शुगर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी माना जाता था। नेपोलियन एक बड़े ही अलग किस्म के इंसान थे। उनका अपना अनमोल विचार था। एक विचार था उनका कि वो कहते थे हमेशा कि अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं होता। उनका मानना था कि जब तक इंसान को कोई अवसर नहीं मिलेगा उसकी काबिलियत को देखना असंभव है, उसको काबिलियत को हम नहीं आंक सकते। दूसरा बात यह था उनका, वो कहते थे हमेशा कि मौत कुछ भी नहीं है, लेकिन हार कर और लज्जित होकर जीना रोज रोज मरने के बराबर होता है। जिसे जीत लिए जाने का भय होता है उसका हारना निश्चित होता है। नेपोलियन कहते थे जिस चीज़ को जीत लेने का भय होता है आप समझ लीजिए कि आप उस चीज़ को हार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए, ये नेपोलियन का कहना था। नेपोलियन कहते थे कि हर इंसान चाहता है कि वो काम खुद से इसलिए करना चाहिए कि वो काम आप अपना काम आप खुद से अच्छे से कर सकते हैं। असंभव शब्द किसी बेवकूफ़ के शब्दकोश में पाया जाता है, ये नेपोलियन का कहना था। वो बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि असंभव बोलकर कोई शब्द नहीं होता। जब रात को आप अपने कपड़े फेंक देते हैं उसी वक्त अपनी चिंताओं को भी फेंक देते हैं, ये नेपोलियन का कहना था। जीत उसे मिलती है जो सबसे दृढ़ होता है, यानी आपका दृढ़ संकल्प ही आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण होता है।